नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अभी जो हम व्याख्यान श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हर्षवर्धन के प्रारंभिक हर्षवर्धन का राज्य, थानेश्वर का राजा बनना, राज्याभिषेक होना, प्रारंभिक स्थितियों से उभरना और धीरे धीरे एक बहुत समृद्ध और बड़े क्षेत्र पर उसका शासन करना। अब उसके दूसरे व्याख्यान में हर्ष का शासन प्रबंध, हर्ष का शासन प्रबंध कैसा रहा, तो हर्ष की शासन व्यवस्था के अंदर अपन प्रारंभ में चर्चा करते हैं केंद्रीय शासन की। पहला पॉइंट, जिसमें पहला पक्ष राजा। देखिए, वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजा सर्वोच्च अधिकारी था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी था, राजा ही सर्वोच्च दंडपाशिक था और राजा ही नियुक्ति करता था। जितने भी नवीन पदों पर लोगों को, अमात्यों को, मंत्रियों को नियुक्ति की जाती थी या किसी की बर्खास्तगी की जाती थी, वह भी सभी राजा के द्वारा की जाती थी। यानी कि राजा सबसे प्रमुख व्यक्ति था और सारे शासन के अधिकार उसके हाथों में केंद्रित हुआ करते थे। दूसरा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कुछ विशेष मंत्रियों के नाम आते हैं। भंडी जो प्रधानमंत्री था, जितने भी मंत्री होते थे उनका सबसे प्रमुख जो होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे, जो कि शासक के साथ में सीधा संवाद करके उसे राज्य की सारी स्थितियों से अवगत करवाया करता था। सिंहनाग यह सैन्य मंत्री था। सेना की जितने भी कार्य प्रभार होते थे उसके सारे कार्य प्रभार इसके द्वारा देखे जाते थे। तथा अवंती युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री इसे बताया गया है। ये प्रमुख मंत्री थे। इनके अधीन और बहुत से छोटे छोटे कर्मचारी हुआ करते थे जो कि अपने कार्यों को वहाँ पर किया करते थे। इन मंत्रियों के द्वारा अगर राज्य के अंदर जो मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए प्रश्न चिन्ह होते थे उनका निर्धारण तो कर ही थे, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में राजा नहीं रहता है तो राजा की नियुक्ति के अधिकार भी इन मंत्री परिषद के पास रहा करते थे। ये बड़े सशक्त स्थिति में हुआ करते थे, लेकिन इन सभी का निर्वाचन राजा के द्वारा किया जाता था। राजा के द्वारा इन्हें पद प्रदान किए जाते थे। राजा के द्वारा ही इनके अधिकार निश्चित किए जाते थे। सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था में अलग अलग उद्धरण मिलते हैं। कहीं पर 6 लाख पैदल सैनिक की व्यवस्था भी उस समय हर्ष के अधीन बताई गई है, लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार 1 लाख घुड़सवार सैनिक थे, 50,000 पैदल सैनिक तथा 6,000 हाथी थे। सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसे महासंधि विग्रहाधिकृत कहा जाता था। यह युद्ध व संधि का मंत्री होता था। सेना के अंदर किस प्रकार से सैनिकों का चयन होगा, सैनिकों की प्रक्रिया होगी, रसद की क्या व्यवस्था होगी, युद्ध की क्या स्थिति बनेगी और युद्ध के बाद में संधि की क्या स्थिति बनती है, वह सारा का सारा महासंधि विग्रहाधिकृत नामक जो अधिकारी होता था उसके द्वारा किया जाता था। और एक बहुत बड़ी सेना इसके अधीन देखी गई है, जो कि तत्कालीन समय किसी भी शासक के पास सबसे बड़ी सेना के रूप में यहाँ पर थी। पुलिस विभाग कहते हैं कि पुलिस विभाग भी इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में था, सुसंगठित स्थिति में था और उसके अधीन जो कार्य करते थे उनके नाम इस विभाग में दंडपाशिक, दांडिक, चोरोद्वारण आदि प्रमुख अधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि रात्रिकालीन गुप्तचर व्यवस्था भी की जाती थी, जो कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का आंकलन करती थी और इस आंकलन के बाद में जो स्थितियां पाई जाती थी सो ऊपर अवगत कराया जाता था और अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके दंड की व्यवस्था भी की जाती थी। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था जो थी वह सशक्त व सुसंगठित थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर अपराध होते थे और इन अपराधों के अंदर कठोर दंडात्मक व्यवस्था भी वहाँ पर देखने को मिलती है कि उस कठोर दंडात्मक व्यवस्था के अधीन अंग भंग तक के वहाँ पर अधिकार थे और उनके अतिरिक्त और बहुत से मिलते हैं। और सारी व्यवस्थाओं के अधीन चोर, लुटेरे और डाकू ये भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग स्वयं अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि वह इस साम्राज्य में से गुजरते हुए स्वयं 2 बार इन डकैतों का ग्रास बन चुका था। इनके द्वारा उसके साथ लूटमार कर ली गई थी।
तो सारी व्यवस्था होने के बाद में आपराधिक प्रवृत्तियां भी वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग कैसा था, तो इसमें अलग अलग कर की व्यवस्था थी। वो कर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से थे। पहला उद्रंग कर। उद्रंग कर जो था भूमि के ऊपर लिया जाने वाला कर हुआ करता था, भूमि कर के रूप में उसे मानते थे। ऊपरी कर। ऊपरी कर वह होता था जिन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी और वह भूमि को लेकर के उसके ऊपर कृषि करके जो कर देते थे उसे ऊपरी कर कहा जाता था। तीसरा धान्य। सामान्य अनाज और विशेष अनाज, इनमें भी एक विभाजन किया गया था और जो विशेष अनाज होते थे उनके ऊपर जो अतिरिक्त कर लिया जाता था उसे धान्य कहा जाता था। हिरण्य कर। यह हिरण्य कर जो था यह खनिज पदार्थों पर लिया जाता था। खनिज पदार्थों का जो दोहन किया जाता था और उन दोहन के बाद में जो स्थिति बनती थी उस पर कर जो है कर संग्रहकर्ता के द्वारा निर्धारित किया जाता और निर्धारित करने के बाद में वह राज्य कोष में जमा कराया जाता था। शारीरिक श्रम। जिन व्यक्तियों के द्वारा केवल शारीरिक श्रम की स्थिति बनाई जाती थी तो जब वो कोई कर नहीं दे पाते थे तो राज्य के द्वारा उनसे शारीरिक श्रम करवाया जाता था। राज्य हित के लिए जो भी कार्य होते थे उसमें उनको शारीरिक श्रम के रूप में अपना कर देना होता था, यानी कि वो अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से समाज को जो देते थे उसका एक नियतन व्यवस्था करके और राज्य के अंदर उसकी व्यवस्था की जाती थी। न्यायालय शुल्क व आर्थिक दंड। इस समय जो विवाद होते थे उसमें भी न्यायालय के द्वारा दंड के रूप में, आर्थिक दंड के रूप में व्यवस्था की जाती थी और वह जो आर्थिक दंड की व्यवस्था होती थी वह व्यवस्था समाज के द्वारा या जिन व्यक्तियों के खिलाफ दंड दिए जाते थे वह भी राज्य में राज्य कोष के रूप में जमा कराते थे। इस भूमि कर जो था वह उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था और इसके बदले में 1/6 भाग लेते थे। इसके बदले में राज्य जो है यानी राजा की ओर से इन किसानों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। तो ये मूल रूप से राजस्व की व्यवस्था थी जिसके अधीन ये सारे कार्य किए जाते थे। अब केंद्रीय व्यवस्था में अंतिम सार्वजनिक कार्य विभाग। सार्वजनिक कार्य विभाग के द्वारा अनेक सड़कें बनाई गई, तालाब बनाए गए, शराय बनाई गई, छायादार वृक्ष लगाए गए और धार्मिक रूप से देखा जाए तो स्तूप और चैतन्य विहारों को भी बहुत ज़्यादा निर्माण उस समय इस व्यवस्था के अंदर करवाया गया था। और सड़कें तो इतनी अच्छे स्तर की उस समय बनाई गई थी कि आवागमन भी काफ़ी हो गया था। तो ये सारे के सारे साधन सार्वजनिक हित के लिए इस समय हर्ष के शासन तंत्र में करवाए गए थे और यह सारी व्यवस्थाएं इसके केंद्रीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं उसके प्रांतीय शासन की ओर। देखिए, हर्ष का जो साम्राज्य था वह बहुत बड़े क्षेत्र पर था और उसके क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया था। उनको क्या कहते थे, अनेक प्रांतों में हर्ष का शासन था जिन्हें भुक्ति अथवा देश कहा जाता था। जो जो प्रांत थे लगभग केंद्र की व्यवस्था में राज्य के रूप में जो होते थे उन्हें भुक्ति या देश कहा जाता था और वहाँ पर जो सबसे बड़ा उसको संभालने वाला होता था प्रांतीय सूबेदार, उसे ऊपरीक कहते थे। ऊपरीक नाम उसका दिया गया था उस अधिकारी का। वह राज्य की समस्त न्यायिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इन सभी की देखरेख इस व्यक्ति के द्वारा की जाती थी। यह प्रमुख वहाँ का कार्यालय या कार्याधीश हुआ करता था जो कि पूरे प्रांत की व्यवस्था को देखा करता था। प्रांत अनेक जिलों में विभक्त था। अब प्रांत के अधीन जो जिले बनते थे यानी कि राज्य के अधीन जो जिले बनते थे उन्हें विषय कहा जाता था, उन्हें विषय कहते थे और उसका प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे विषयापति कहा जाता था। यह जिला स्तर पर इन कार्यों को करता था और इन कार्यों की स्थिति को वह ऊपर के क्षेत्र में केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ समाहित करता था। अब यह जो विषय थे इनसे छोटे के स्तर पर तहसील स्तर पर जो होता था उसे पृथक कहा जाता था। तहसील स्तर की व्यवस्था को उस समय पृथक करते थे। तो भुक्ति या देश कहा जाता था राज्य को, उनके अधीन विषय आते थे और उनके अधीन पृथक आते थे। तो ये तीन प्रांतीय शासन की व्यवस्था में ये हमें देखने को मिलता है कि वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब हम आते हैं तीसरे पक्ष पर, ग्राम शासन।
तत्कालीन समय पृथक जो अपन ने बात करी है तहसील स्तर की, पृथक अनेक गांवों में विभक्त था। ग्रामीण व्यवस्था पृथकों की जो थी वह ग्रामीण व्यवस्था में गांवों के अधीन हुआ करती थी। गांव सबसे छोटी इकाई थी और गांव का जो शासन है नंबरदार के द्वारा चलाया जाता था, जिसे महत्तर कहते थे। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो सारा शासन प्रबंध करता था। यानी कि ग्राम भी अपने आप में एक स्वायत्त शासन व्यवस्था थी और ग्रामिक जो था वह उस सारी व्यवस्था की देखरेख किया करता था और उसी के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं चला करती थी। और ये ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं ऊपर की ओर जाती थी। तो इन तीनों व्यवस्थाओं को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर्ष का जो शासन प्रबंध है वह केंद्रीकृत व्यवस्था से विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ओर जाता है। केंद्रीय शासन से प्रांतीय शासन और प्रांतीय शासन से ग्रामीण शासन। यह शासन एक दूसरे के अंदर बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत सुसंस्कृत तरीके से और संगठित व्यवस्था के अधीन ये शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। और अंतिम महान हिंदू शासकों के रूप में हर्ष को हम देखते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि हर्ष एक महान विजेता तथा कुशल प्रशासक था। उसे भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है, क्योंकि हर्ष के बाद में और मुस्लिम शक्तियों के भारत में प्रवेश के मध्य हर्ष के बाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े क्षेत्र को संगठित कर सके, इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कर सके और न केवल राज्य विस्तार के माध्यम से अपनी सीमाएं बढ़ाए, राज्य विस्तार के माध्यम से संगठन करे, अपितु इतने सुसंस्कृत शासन प्रबंध की भी व्यवस्था करे। यह सारी व्यवस्थाएं केवल हर्षवर्धन के अधीन हुई, जिसने छोटे से थानेश्वर राज्य से अपना राज्य प्रारंभ किया और पूरे उत्तर भारत का स्वामी बना। उत्तरोत्तर की उसने उपाधि धारण करी और वह व्यवस्था उसके द्वारा चलाई गई। यहाँ पर एक कोटेशन के साथ हम इस व्याख्यान को पूरा करते हैं, जो कि डॉक्टर R.K. मुखर्जी के द्वारा कहा गया है कि हर्ष प्राचीन भारत के श्रेष्ठतम सम्राटों में से एक था। उसमें समुद्रगुप्त और अशोक दोनों के गुण विद्यमान थे। यानी कि उसमें एक देदीप्यमान शासक की स्थिति थी, एक शौर्य और पराक्रम की स्थिति थी जो समुद्रगुप्त से उसको मिलाती है, और एक धार्मिक पक्ष जिसके लिए वह महान बन जाता है वह है अशोक के समान। इन दोनों शासकों का उसमें समावेश बताया जाता है और ये कहा जाता है कि तत्कालीन समय की परिस्थितियों में हर्ष जो था महान शासकों की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।